हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस किया था फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में। आज अपन डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं फर्स्ट बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर क्या होता है कि जब भी वाटर में कोई भी बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी होती है तो उसकी क्वालिटी अब देखने के लिए अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बायोलॉजिकल मीन्स यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो गया। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो इजीली डिकम्पोज हो सके, है ना, इसका अपघटन जो है वो आसानी से हो सकता है। तो वही एक तरह से बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी है। तो अपन इसमें देखते हैं बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में। देखो कि फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर में बी आइदर बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। तो ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो गया बायोडिग्रेडेबल, है ना, और दूसरा हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, दूसरा हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो इसमें क्या होगा, वो आसानी से डिकम्पोजिस हो सकता है। किसके द्वारा? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके द्वारा। ठीक है, या फिर वो माइक्रो ऑर्गेन जो मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी उसका डिकम्पोजिशन कर सकते हैं और उसकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी डिकम्पोजिशन करते हैं। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो मैंने बताया कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इज दैट विच कैन बी डिकम्पोज by action of microorganism either in presence of oxygen और absence of oxygen। यानी कि बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे उनको ऑर्गेनिक मैटर द्वारा डिकम्पोज किया जाएगा। वो भी ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज किया जा सकता है। वो या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकता है या एब्सेंस में हो सकता है। थर्ड पॉइंट है अपना ये कह रहा है, if the decomposition of takes place in the presence of oxygen then it is termed as aerobic decomposition। यानी कि जब भी ऑक्सीजन की एब्सेंस के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, उससे अपन कहेंगे एरोबिक डिकम्पोजिशन। एरोबिक डिकम्पोजिशन इज कैरीड बाय द एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ये एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है ये किसके द्वारा होता है? एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा। अब एरोबिक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें जब डिकम्पोजिशन होगा तो एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक डिकम्पोजिशन इज कंपेरेटिवली स्टेबल विच इंक्लूड्स कार्बोनेट, नाइट्रेट एंड सल्फेट। ठीक है, जब भी एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा तो अपने पास जो एंड प्रोडक्ट होंगे यानी कि लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ये बनेंगे कार्बोनेट, नाइट्रेट एंड सल्फेट। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ दिस डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज टर्म्ड एज एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। यानी कि जब भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा उसे अपन एनएरोबिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, दिखाई दे रहा है? तो एनएरोबिक डिकम्पोजिशन के बारे में अपन ने देख लिया। और ठीक है, इसमें अपन एंड प्रोडक्ट क्या बचेंगे? एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक डिकम्पोजिशन इज अनस्टेबल, कंप्लीटली अनस्टेबल होते हैं। वो तो क्या होते हैं? एरोबिक डिकम्पोजिशन वाले जो एंड प्रोडक्ट हैं वो स्टेबल होते हैं, जबकि एनएरोबिक डिकम्पोजिशन वाले जो प्रोडक्ट होंगे, एंड प्रोडक्ट होंगे, वो अनस्टेबल होंगे। ये क्या क्या होते हैं? ये एसिड होते हैं, एल्कोहल होते हैं एंड गैसेस होते हैं। ठीक है, ये अनस्टेबल होते हैं एंड प्रोडक्ट। एनएरोबिक डिकम्पोजिशन में जो एंड प्रोडक्ट बनेंगे वो ये है। अब एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज मोलिकुलर बॉन्ड ऑक्सीजन।
ठीक है। एरोबिक में तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि एरोबिक यानी कि खुले में जो होगा, एटमॉस्फेयर के जो भी कांटेक्ट में होगा जिसका डिकम्पोजिशन, तो वो उसमें चारों तरफ ऑक्सीजन होगी, तो उसमें क्या ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इजीली ले पाएंगे, फिर उसका ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज कर लेंगे। जबकि एनएरोबिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन कहीं पे भी वो एटमॉस्फेयर में नहीं होता, वो एक तरह से बंद कोई इनक्यूबेटर में जहाँ पे निर्वात हो या जहाँ का हवा का आवागमन नहीं होता हो, वहाँ पे एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होगा। तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन तो होगी नहीं, ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो ऑक्सीजन तो ज़रूरत रहती ही रहती है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? तो वो ऑक्सीजन लेने के लिए वो क्या करेंगे, मोलिकुलर बॉन्ड जो होगा उनको ब्रेक करेंगे, उनके ब्रेक करने के बाद जो भी उसमें ऑक्सीजन के कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उनको वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है तो उनको बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या होता है, एनर्जी वेस्ट होती है ना। तो इसमें कह सकते हैं, तो एनएरोबिक माइक्रो यूटिलाइज मोलिकुलर बॉन्ड ऑक्सीजन विच इज़ बोथ टाइम एंड एनर्जी कंजप्शन प्रोसेस। यानी कि जब भी एनएरोबिक माइक्रो यूटिलाइज करेंगे, है ना, तो उसमें क्या होगा, मोलिकुलर बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, एनर्जी, टाइम एंड एनर्जी कंजप्शन होगी इस प्रोसेस में, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो क्या करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो बॉन्ड ब्रेक करने में टाइम लगेगा तो उसमें क्या होगी, और एनर्जी भी कंज्यूम ज़्यादा होगी। किसके रेस्पेक्ट में, एरोबिक जो डिकम्पोजिशन होगा उसके कंपैरिजन में। Hence, rate of anaerobic decomposition is three times lower than rate of aerobic decomposition। जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन की जो रेट होगी, है ना, जो रिएक्शन या प्रोसेस होगी उसकी रेट होगी वो 3 टाइम स्लोअर होगी, किससे, रेट ऑफ एरोबिक डिकम्पोजिशन से। आई बात समझ में? ये तो हो गया पॉइंट। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब देखिए, देयर आर अ सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्शन होती है, कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सर्टेन टाइप माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन बी एक्ट बोथ इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दीज आर टर्म एज फैक्यूलेटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऐसे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और एब्सेंस में भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। इसे अपन फैक्यूलेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। ये एक तरह से नोट में आप याद रखना और इसे याद कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देखो, ये आपको शायद कुछ दिख रहा होगा, इसमें देखिए, वही ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जैसे कि देख ना, इसमें सिंगल बॉन्डेड होते हैं और इसमें कोई भी और कंपोनेंट ऐड नहीं होता बेंजीन वाले में, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में जो होता है एलिफेटिक जो कंपोनेंट होते हैं, वो देखिए ये 3 बॉन्डेड होते हैं। 3 बॉन्डेड होंगे तो इनको इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता। और इसमें देखिए, इसमें OH साथ में ऐड होता है, और इसी को एरिमेटिक जो कंपाउंड होते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इनको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। इसलिए इसे अपन कह सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर इजीली डिकम्पोज हो जाता है उसे बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो इजीली डिकम्पोज नहीं होता, यानी कि उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? अब देखते हैं आगे। ये देखो, ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको डिकम्पोज करते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को। अब माइक्रो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कैसे करेंगे, क्योंकि जब ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन या तो
एटमॉस्फेयर से लेंगे या फिर वो जो बॉन्ड ब्रेक करके जो कंपोनेंट होंगे उनको बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। तो जैसे ही ऑक्सीजन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, इससे क्या होता है, ये इसमें एनर्जी आने के बाद ये बायो जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ये धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका प्रोसेस है। और फिर जो एंड प्रोडक्ट बनाता है उसे अपन बोलते हैं, लास्ट में जो बचता है एंड प्रोडक्ट उसे बोलते हैं अपन बायोमास। अब बायोमास दो तरीके का होता है, एक तो होता है कार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फेट ये, और दूसरा होता है एसिड, अल्कोहल और गैस, ठीक है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ठीक है। अब क्या होता है नाइट्रिफिकेशन, देखो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि कोई भी अमोनिया है तो अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन कैसे होगा। अमोनिया में मतलब जब भी कोई नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया जो होगा वो प्रेजेंस होगा उसकी प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन के साथ जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, उसमें ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो जाएंगे, जिससे NO2 बनेगा और NO2 से वापस से वो NO3 प्रोडक्ट बनेगा और इससे अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और फिर NO3 अगर पैराकोस अगर ये बैक्टीरिया है उसकी प्रेजेंस में जो होगा तो क्या होगा, इसका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। पहले तो नाइट्रिफिकेशन हो रहा था, अब इसमें डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो नाइट्रेट है वो क्या हो जाएगा, N2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, N2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट अपन देखते हैं most important type of microorganism present in water which are capable of carrying disease is termed as pathogens। अब ये कह रहा है कि जब भी फर्स्ट पॉइंट में देखो, फर्स्ट पॉइंट में कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर विच आर कैपेबल ऑफ कैरिंग डिजीज इज टर्म्ड एज पैथोजेंस। यानी कि जब भी कोई ज़्यादातर जो वाटर होता है उसमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो डिजीज़ क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। वो डिजीज़ कौन क्रिएट करते हैं, पैथोजेंस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो। अगर वाटर में पैथोजेंस हैं तो उसमें ऑब्वियसली बात है डिजीज़ क्रिएट होगी, ठीक है। अब इस पैथोजेंस के टेस्ट के लिए अपन क्या क्या करते हैं वो सेकंड पॉइंट में देखिए। इसमें है टेस्टिंग एंड काउंटिंग ऑफ पैथोजेंस, है ना, इज़ डिफ़िकल्ट एंड टेस्ट इन्वॉल्व आर कंपैरेटिवली कॉस्टली एंड टाइम टेकन। ये कह रहा है कि जब भी अपन टेस्टिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं पैथोजेंस की, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है और क्या है, कंपेरेटिव ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है एंड बहुत ही इसमें टाइम खर्च होता है, ठीक है। आई बात समझ में। अब आगे देखते हैं अपन, इट इज़ hence instead of testing the water for pathogens, it is being tested for coliform which themselves are harmless। यानी कि अगर अपन जो पैथोजेंस की टेस्टिंग ना करके अगर अपन कॉलीफॉर्म के लिए टेस्ट करते हैं तो ये बहुत ही हार्मलेस होगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि which themselves are harmless microorganisms but their presence or absence indicates the presence or absence of pathogens in water। अगर मैं कहता हूँ, मतलब इसमें ये क्या रखा है कि पैथोजेंस की अगर अपन काउंटिंग या टेस्टिंग करेंगे तो वो बहुत ही कॉस्टली होगी और टाइम टेकन होगी। अगर अपन कोलीफॉर्म जो है उसकी अगर अपन टेस्टिंग कर लेते हैं तो वो बहुत ही इजीली होगी, ठीक है ना। तो अगर कोलीफॉर्म जहाँ पे भी प्रेजेंस होगा उसमें वहाँ पे पैथोजेंस भी प्रेजेंस होंगे,
ठीक है, आई बात समझ में। जहाँ पे कोलिफॉर्म एब्सेंस होंगे वहाँ पैथोजेंस भी एब्सेंस होंगे। तो ये इससे क्या होगा, तो अपन ये जो अपना जो कोलिफॉर्म टेस्ट है वो इकोनॉमिकली भी होगा और जल्दी भी हो सकता है। तो इसलिए अपन कोलिफॉर्म टेस्ट करते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। पैथोजेंस के लिए काउंटिंग के लिए नहीं करते, कोलिफॉर्म की काउंटिंग के लिए क्या करते हैं, उसके बेसिस पे अपन पैथोजेंस का वैल्यू बता देते हैं कि हाँ इतने पैथोजेंस होंगे, ठीक है। आई बात समझ में। और जो कोलिफॉर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कोलिफॉर्म लाइक ई कोली होता है या बी कोली होता है, आर प्रेजेंट इन द इंटेंस्टाइन ऑफ ऑल वार्म ब्लड एनिमल्स। तो ये ई कोली और बी कोली जो होता है, ई कोलिफॉर्म प्रेजेंट होता है सारे एनिमल के ब्लड में, ठीक है ना। अब जो पैथोजेंस होते हैं वो कौन कौन सी डिजीज क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। एक तो ये वायरस के कारण जो इसमें पैथोजेंस अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगी होता है, प्रोटोजोआ होता है और हेलमिंथ्स, ठीक है। तो ये इतने 3 या 5 अपन ने बताए, बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये पैथोजेंस होते हैं और इसमें इनसे जो डिजीज़ क्रिएट होते हैं, मेजर जो इनसे डिजीज़ क्रिएट होती हैं वो देखिए। इसमें एक तो होती है वायरस से जो होती है वो हेपेटाइटिस या पोलियोमाइलिटिस और जॉन्डिस, ये वायरस के कारण होती है। और बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया और डिसेंट्री हो गया, ठीक है। और फंगाई के कारण जो वैली फीवर हो गया, फीवर हो जाता है। और प्रोटोजोआ के कारण एमियोबिक डिसेंट्री, ठीक है। और हेलमिंथिक्स के कारण हेलमिंथाइटिस, ठीक है। ये सारे इसके डिजीज़ के नाम हैं, तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। इसमें समझने के लिए कोई बात नहीं है इसमें। और कोलिफॉर्म जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं और ये हार्मफुल होता है। पैथोजेंस जो है वो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। और ये हार्मलेस होते हैं, ये मतलब अच्छे बैक्टीरिया होते हैं अपने शरीर के लिए, ये होने ज़रूरी है, ठीक है। इन्हें अपन कोलिफॉर्म बोलते हैं। वो ई कोली होता है और बी कोली होता है, ठीक है। जबकि पैथोजेंस जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं अपने शरीर के लिए, जिससे अपने पास जो है ये डिजीज़ क्रिएट होती है। इसके कारण जो है ई कोली और बी कोली के कारण कोई डिजीज़ क्रिएट नहीं होती, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ कोलिफॉर्म टेस्ट जो है वो अपन देखते हैं। टेस्टिंग ऑफ कोलिफॉर्म्स। टेस्टिंग ऑफ कोलिफॉर्म्स कैन बी डन बाय वंस ऑफ फॉलोइंग मेथड। कुछ मेथड है इसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक्स मेथड। मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक्स मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक्स में क्या होता है, एक अपन सैंपल लेते हैं, ठीक है। टेस्टेड सैंपल जो लेते हैं जिसमें पैथोजेंस भी होंगे और कोलिफॉर्म भी होंगे, पैथोजेंस और कोलिफॉर्म दोनों होंगे। इसे अपन क्या करते हैं, इसे जो स्टेरिलाइन जो मेम्ब्रेन होती है उस पर अपन क्या कर देते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, जिससे इसकी यहाँ पोरोसिटी होगी 5 से 10 माइक्रोमीटर जो है, इसमें वॉइड्स होंगे, ठीक है। यहाँ से अपन इस मेम्ब्रेन पे इसको फिल्टर करेंगे, इस वाटर को, सैंपल को, जिससे क्या होगा, यहाँ पे कोलिफॉर्म और पैथोजेंस जो है यहाँ पे रह जाएंगे। यहाँ से अपन क्या करेंगे, इससे पैथोजेंस और कोलिफॉर्म को अपन इंक्यूबेटर में अपन यहाँ पे रख देंगे, इंक्यूबेटर में रख देंगे। तो इंक्यूबेटर पे रखने के लिए टेम्परेचर जो होगा वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अपन कितना ले लेंगे, मतलब 35 डिग्री सेंटीग्रेड अपन उसका टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है। और इसके टाइम कितना रखेंगे, ड्यूरेशन रखेंगे 20 आवर। आई बात समझ में, 20 आवर ड्यूरेशन रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे फूड गिवन ओनली टू कोलिफॉर्म, ठीक है। अपन किसको, कैलिफॉर्म को फूड देंगे, पैथोजेंस को फूड नहीं देंगे, ठीक है। आई बात समझ में। अपन ओनली फॉर जिसमें इंक्यूबेटर में है वो कोलिफॉर्म को ही फूड देंगे, पैथोजेंस को फूड नहीं देंगे। जब पैथोजेंस को फूड नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे पैथोजेंस सारे ख़त्म हो जाएंगे, पैथोजेंस सारे ख़त्म हो जाएंगे और कोलिफॉर्म जो है वो उनकी संख्या जो है बढ़ती जाएगी,
कोलीफॉर्म प्रोड्यूस होते जाएंगे। तो यहाँ पे अपन फाइनली देखेंगे 20 ईयर्स के बाद तो कॉलोनीज ऑफ कोलीफॉर्म, यानी कि कोलीफॉर्म की कॉलोनीज बन जाएगी एक तरह से, बहुत सारी कोलीफॉर्म यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगी। फिर अपन उसको एक रिलेशन के द्वारा अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, अब यहाँ पे ये कैलिफॉर्म की वैल्यू है और ये पैथोजेंस की वैल्यू है। मैं कह देता हूँ अगर कैलिफॉर्म की वैल्यू 100 होगी तब पैथोजेंस 15 होंगे, और कैलिफॉर्म की वैल्यू 80 होगी तब पैथोजेंस 10 होंगे। तो इस रिलेशन के बेसिस पे अपन जो है वो पैथोजेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। जहाँ पे कोलिफॉर्म आएंगे वहाँ पे अपन पैथोजेंस निकाल लेंगे। तो आपको पता चल गया है कैसे पैथोजेंस निकालते हैं। ओनली फॉर कैलिफॉर्म फाइंड आउट करेंगे तो अपने को इस रिलेशन के बेसिस पे पैथोजेंस मिल जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये तो हो गया मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक्स। अब इसके बाद अपन देखते हैं मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट, MPN टेस्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट क्या होता है, इसमें अपन देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल ट्यूब्स लेते हैं, मल्टीपल ट्यूब लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं टेस्ट सैंपल लेते हैं और उसका फर्मेंटेशन करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डाइल्यूशन रेशियो से। तो इसमें देखिए इसमें देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट जो है, इट इज़ ए मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट हैविंग वाटर सैंपल ऑफ डिफरेंट डाइल्यूशन रेशियो। इसमें क्या करते हैं, अलग अलग डाइल्यूशन रेशियो के डिफरेंट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, और उनका फर्मेंटेशन करते हैं। इन ऑल द सैंपल न्यूट्रिएंट्स ऑफ कोलिफॉर्म इज एडेड, यानी कि कोलिफॉर्म का जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपन एड करते हैं, उसमें बोलते हैं लैक्टोसोब्रेथ, एंड सैंपल आर प्लेस्ड इन इंक्यूबेटर एट टेम्परेचर ऑफ 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 48 आवर। यानी कि कुछ अपन टेस्ट सैंपल की ट्यूब लेते हैं, डिफरेंट ट्यूब लेंगे और उनमें क्या करेंगे, अलग अलग टेस्ट सैंपल डालेंगे। यानी कि एक में टेस्ट सैंपल अगर 10 ml डाला है, फिर उसका डाइल्यूशन रेशियो ले लेंगे, मतलब उससे 10 गुना कम जो है दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। अलग अलग ट्यूब में ऐसे करते हुए अपन डालते जाएंगे, और फिर उनमें जो है लैक्टोसेब्रेथ जो फूड है, कोलिफॉर्म का न्यूट्रिएंट्स है, वो अपन डाल देंगे और फिर उसको इंक्यूबेटर में रख देंगे, और उसे 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड अपन टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे और 48 घंटे के लिए अपन उसको रखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अपन देखते हैं आगे। द सैंपल ऑफ वाटर इज देन रिमूव्ड एंड टेस्टेड फॉर प्रेजेंस ऑफ कैलिफॉर्म इनडायरेक्टली बाय नोटिंग द प्रेजेंस ऑफ एसिड, अल्कोहल एंड गैसेज इन सैंपल। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इस सैंपल को रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर इसमें जब कोलिफॉर्म जो होगी वो अपन इनडायरेक्टली नोटेट करेंगे। क्यों, कैसे करेंगे, तो उसमें कितना एसिड आया है, अल्कोहल आया है और गैसेज आई है, उसके बेसिस पे अपन देखेंगे कोलिफॉर्म कितना है। ठीक है, और द रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज़ फर्दर कैलिब्रेटेड विथ दूज पैथोजेंस प्रेजेंस इन द वाटर। ठीक है, और इस रिजल्ट के ऊपर अपन देखते हैं कि कितने पैथोजेंस प्रेजेंट हैं वाटर में। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसमें देख लीजिए, अभी मैंने डिफरेंट ट्यूब ली है। इसमें देखिए 5 ट्यूब ली है, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या कर दिया, मैंने टेस्ट सैंपल डाल दिए हैं। मैंने इसमें 10 ml टेस्ट सैंपल डाल दिया फर्स्ट वाले में। ठीक है, फर्स्ट वाले में 10 ml सैंपल डाल दिया, और सेकंड वाले में मैंने 1 ml तो क्या है, इसका टेस्ट सैंपल ले लिया, मतलब ये जो टेस्ट सैंपल है सेम ये वाला 1 ml ले लिया है। ठीक है, बाकी 9 ml मैंने वाटर मिला दिया है इसमें। तो मेरा डाइल्यूशन रेशियो जो है वो कम हुआ, यानी कि मतलब ये 10 ml है तो इससे 10 गुना कम जो है इसमें टेस्ट सैंपल होगा और प्लस उसमें वाटर होगा, तो डाइल्यूशन क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है।
अपन इंक्रीज हो रहा है डाइल्यूशन, यानी कि उसमें वाटर मिला रहे हैं, उसका डाइल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, फिर इसी सैंपल का 0.1 ml ले लेते हैं, यानी कि 100 गुना कम लिए अपन ने 10 सैंपल, और उसमें वाटर ज़्यादा ऐड किया तो डाइल्यूशन क्या हो गया, बढ़ गया। है बात समझ में? इस तरह से अपन इसका डाइल्यूशन इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, और इससे 5 ट्यूब लेंगे अपन, कितने, 5 ट्यूब्स लेंगे। है बात समझ में? 5 ट्यूब्स लेंगे और उसमें अपन क्या कर देंगे, उसको उसमें कोलीफॉर्म के लिए अपन ओनली फॉर पैथोजेंस के लिए नहीं, कोलीफॉर्म के लिए अपन फूड मिला देंगे, जैसे अपन लैक्टोस ब्रोथ कहते हैं, वो अपन फूड जो है सारी ट्यूब में मिला देंगे और फिर इसे इंक्यूबेटर में रख देंगे। सारे 5 ट्यूब्स है उसको इंक्यूबेटर में रख देंगे। कितने घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए। कितने टेम्परेचर पे, 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर पे, 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर पे, और 48 घंटे के लिए इसे अपन इसमें रख देंगे इंक्यूबेटर में। और फिर अपन इसके टेस्ट करके देखेंगे उसमें एल्कोहल कितना है, एसिड कितना है, गैस कितना है, वो नोट करेंगे। उसके बेसिस पे अपन बताएंगे कि इसमें कोलीफॉर्म कितने हैं, और उस कोलीफॉर्म के बेसिस पे अपन बताएंगे कि इसमें पैथोजेंस कितने हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको टेस्ट करते हैं। आई बात समझ में? इतना समझ में आ गया? मतलब कैसे ले लिया, एक 10 ml की ट्यूब ले ली मैंने, ये 10 ml की टेस्ट, ये ट्यूब है, ये 10 ml की ट्यूब है मैंने ले ली, है ना। इसमें क्या डाल दिया मैंने, जो टेस्ट सैंपल है, टेस्ट सैंपल मीन्स यानी कि आपके पास उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर होंगे, है ना, ऑर्गेनिक मैटर होंगे। और अब इसमें 10 ml ले लिया, तो इसमें क्या ले लूँगा, इसमें 1 ml ले लूँगा। ठीक है, 1 ml टेस्ट सैंपल ले लूँगा और प्लस वाटर ले लूँगा, तो टोटल कितना हो गया, 10 ml। इसमें क्या ले लूँगा, 0.1 ml टेस्ट सैंपल ले लूँगा और 9.9 ml वाटर ले लूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एक तीसरी ट्यूब। और फोर्थ ट्यूब में मैं क्या ले लूँगा, फोर्थ ट्यूब में 0.01 ml क्या ले लूँगा टेस्ट सैंपल, और 9.99 ml क्या ले लूँगा, वाटर ले लूँगा। यानी मेरे को मतलब सारों का जो वॉल्यूम है वो मेरे को 10 ml ही रखना है, 10 ml ही रखना है। उसके कंपैरिजन में जो टेस्ट सैंपल का जो वॉल्यूम है वो हमेशा 10 गुना कम लेते रहना है। यानी कि पहले में 10 लिया तो दूसरे में 1 ml, तीसरे में 0.1 ml, मतलब अगली वाली से 10 गुना कम। ठीक है, अगली वाली से, जैसे कि ये है, जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट सैंपल है, इसमें मैंने 10 गुना कम लिया 1 ml, है ना, मतलब 10 गुना कम यानी कि 1/10, 1 ml आ गया। अब 1 ml यहाँ पे कम ले लिया मैंने ये टेस्ट सैंपल। अब इस वाली ट्यूब से मैं 10 गुना कम लूँगा इस ट्यूब में, टेम्परेचर में ये वाली ट्यूब होगी, इसमें 10 गुना कम लूँगा। यानी कि इसमें 1 ml है, 1 ml टेस्ट सैंपल है, तो बटा 10 कर दूंगा, 0.1 ml तीसरी वाली में टेस्ट सैंपल आ जाएगा। अब इसमें 0.1 ml टेस्ट सैंपल है, तो इससे 10 गुना कम मैं इस टेस्ट सैंपल में लूँगा, तो इससे 10 गुना कम क्या हो गया, 0.1/10, तो 0.001 ml आ गया। इस तरीके से अपन सारी ट्यूब्स बनाते रहेंगे टेस्ट सैंपल के लिए, जितनी आपकी मर्जी है उतनी ट्यूब लो। फिर उसको क्या कर दो, इंक्यूबेटर में रख दो सारों को। इंक्यूबेटर में रखने से पहले उसमें कोलीफॉर्म के लिए जो फूड है वो मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जिससे कोलीफॉर्म प्रोड्यूस हो सकते हैं और पैथोजन सारे जो हैं वो मर जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, इस टेस्ट के इंक्यूबेटर में रख के 48 आवर के बाद अपन क्या करेंगे, देखेंगे कि उसमें एल्कोहल कितना प्रोड्यूस हुआ है, गैसेस कितनी है और एसिड कितना है। उसकी बेसिस पे अपन कोलीफॉर्म नोट करेंगे। ठीक है, कोलीफॉर्म को पता करेंगे और कोलीफॉर्म के बेसिस पे अपन पैथोजन पता करेंगे। ठीक है, आए बात समझ में? ये हो गया इतना। ठीक है, अब अपन देखते हैं कुछ एक मतलब एग्जांपल देख लेते हैं। उसमें मतलब थोड़ा बहुत क्या है, कुछ गिवन डाटा होंगे। ठीक है, आपके पास गिवन डाटा होंगे, मतलब अलग अलग टेबल है, देख लो। इसमें ये जो टेबल दिख रही है आप में, ये वाली फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अपने को ये भी गिवन है और ये वाली भी गिवन होगी।
तो अपने को क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ पैथोजेंस निकालने हैं, नंबर ऑफ पैथोजेंस के निकालने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये टेबल, इसमें 10 ml वाले जो 10 वाले ml वाले जो ट्यूब है उसमें देखिए, उसमें आपको दिख रहे 5, 5, 3, यानी कि 5 का मतलब इन 5 ट्यूब्स में पैथोजेंस प्रेजेंस है। नेक्स्ट वाले में 5 ट्यूब में पैथोजेंस प्रेजेंस है। थर्ड वाली जो रो है उसमें दिख रहा है कि 3 लिखा हुआ है, 3, यानी कि 3 का मतलब है कि इसमें 3 में तो प्रेजेंस है, पैथोजेंस है, और 2 में पैथोजेंस प्रेजेंस नहीं है। तो इसका मतलब अपन 3 लेंगे यानी, ठीक है। और फोर्थ रो में 4 जो ट्यूब ऐसी है उसमें पैथोजेंस प्रेजेंस है, 1 में प्रेजेंस नहीं है। और क्या लूँगा, लास्ट वाली जो आपको रो दिख रही है उसमें देखिए, उसमें 0 लिखा हुआ है, यानी कि किसी भी ट्यूब में पैथोजेंस प्रेजेंस नहीं है। आई बात समझ में? इस तरीके से अपन सारी ट्यूब्स ले लेते हैं। तो सेकंड ट्यूब में 1 ml वाली ट्यूब में जो है वो भी ऐसे ही है। थर्ड 0.1 ml वाली ट्यूब में वो भी देख लो। और ये लास्ट में जो है ये एमपीएन नंबर है, एमपीएन की वैल्यू है, मोस्ट प्रोबेबल जो नंबर है ये पैथोजेंस की वैल्यू है 20, ठीक है, 20, 35, 16, ये इन सब के लिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं, मतलब इन तीनों के लिए जो है इनकी पैथोजेंस की वैल्यू ये, इस रो के लिए पैथोजेंस की वैल्यू 30 है, इस रो के लिए पैथोजेंस की वैल्यू 5 है। तो इस तरीके से अलग अलग वैल्यू दे रखी है अपने को, ठीक है। अब अपन देखते हैं, और ये ऐसे इसी तरीके से नीचे आगे भी जो होगा, लेकिन अपन थोड़ा ऊपर वाले के लिए कुछ एग्जाम्पल समझने के लिए, टेबल समझने के लिए अपन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट है जो है, नेक्स्ट टेबल कह रही है, अब इसमें देखिए, इसमें जो सैंपल साइज है वो यहाँ दे रखी 10 ml, 10 ml, 1 ml, 0.1 ml, 0.01 ml, 0.001 ml, ऐसे आगे आगे दे रखे हैं। तो उनमें एग्जांपल के लिए दे रखा है, फर्स्ट में ये सारे में पैथोजेंस प्रेजेंट है, सेकंड में ऐसे प्रेजेंस है, और थर्ड में ऐसे प्रेजेंस है। इन्होंने रेंडमली वैल्यू दे दी है। अपने को पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ पैथोजेंस कितने हैं, ठीक है ना। इनमें नंबर ऑफ पैथोजेंस नहीं दिए तो अपने को पता करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, अब ये टेबल दोनों टेबल है। अब इन दोनों टेबल से अपन कंपैरिजन करेंगे। कैसे करेंगे, तो फर्स्ट वाला अपन देखना है कि टोटल पैथोजेंस किस में है, नंबर ऑफ पैथोजेंस किस में कम्प्लीटली है। तो देखें, और सब स्पेसिफिकेशन होगा कि उसमें मतलब डाइल्यूशन किस में ज़्यादा है, ज़्यादा डाइल्यूशन वाला लेंगे, और पैथोजेंस प्रेजेंस होंगे उनकी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट ऑल में क्या है, 555 है। अब 555 अपन कौन सा ले लेंगे, 555 अपन वो ले लेंगे जहाँ पे उसका सारों में क्या हो, पैथोजेंस प्रेजेंस हो। तो इसमें भी ये ऊपर वाले में भी पैथोजेंस प्रेजेंस है, यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, इनमें सब में पैथोजेंस प्रेजेंस है। अपन ये नहीं लेंगे, अपन कौन से लेंगे, नीचे वाले अपन लेंगे, ये वाले, ये और ये। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डाइल्यूशन जो वैल्यू है अपन दूसरी स्पेसिफिकेशन साथ में रखते हैं। डाइल्यूशन जो है इसका कम ज़्यादा रहता है, मतलब अपन क्या है, डाइल्यूशन ऐड करते रहते हैं। इसमें जो टेस्ट सैंपल की वैल्यू है वो कम है, इसलिए अपन ये वाली वैल्यू अपन पिक करेंगे, ठीक है। 555 आई बात समझ में। इसके अकॉर्डिंग पैथोजेंस की वैल्यू जो कितनी है, 55 के अकॉर्डिंग 20 है। तो इसमें देख लीजिए कितना है लास्ट में, मतलब 0.1, ठीक है, 0.01, यानी कि 100 गुना ज़्यादा है ना, 100 गुना ज़्यादा है। कितना, 100 गुना ज़्यादा। तो अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 जो वैल्यू आएगी इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 होगा, कितना, 2000 वैल्यू आ जाएगी पैथोजेंस की। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सेम ऐसा एग्जांपल,
सेम ऐसा ही एग्जांपल देखते हैं अपन, ये वाला। इसमें क्या है कि जो पैथोजेंस किस किस में नहीं है, अपने को 543 कहाँ दिख रहा है, ये जो सेकंड वाली वैल्यू है 543 कहाँ दिख रहा है, 5 तो दिख रहा है, 4 सेकंड लास्ट वाले में, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट वाले में, ये वाली वैल्यू अपने को दिख रही है यहाँ पे 543। सेम है यहाँ पे 543, आए बात समझ में। तो यही अपन वैल्यू लेंगे क्योंकि इस टेबल में दिखना भी जरूरी है और इसमें भी दिख रहा है। तो अब इसमें देखिए, लेकिन जो सैंपल साइज है वो सेम नहीं है, सैंपल साइज जो है वो सेम नहीं है। सैंपल साइज जब सेम नहीं है तो अपन क्या ले लेंगे, तो ये कितना गुना ज़्यादा है, ये 100 गुना ज़्यादा है। कैसे, लास्ट में 0.1 ml है, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या आता है और 10 गुना ज़्यादा हो गया यहाँ पे, और तीसरे में और 10 गुना ज़्यादा हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया 100 गुना ज़्यादा। 0.1 ml तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद 10-10 और ml ऐड होता जा रहा है डाइल्यूशन में, इसलिए 100 ml ये जो पैथोजेंस है वो इसमें यहाँ ज़्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे 3000 आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। देखो इसमें 342 की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे देखिए 342 ये रहा, 342 क्या आ गया, 0 तो ऐसा इसमें है नहीं, तो अपन ने 342 वैल्यू यहाँ पे ले ली। तो इसमें देखिए, इसमें ये सैंपल साइज है 1 ml, 0.1 ml, 0.01 ml, तो इसमें कितना है 10 गुना ज़्यादा है ना। सब में देखें, अगर कंपेरेटिव देखें 10 गुना पैथोजेंस ज़्यादा रहेंगे, तो अपन जो एक्चुअल वैल्यू है उससे अपन 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ पैथोजेंस आ जाएंगे अपने पास 50। ठीक है, और इसमें देखिए 432 जो ये वैल्यू है लास्ट वाले एग्जांपल में, इसमें देखते हैं अपन 432 यहाँ ऊपर ही है, इसमें पैथोजेंस नंबर वैल्यू है वो सेम रहेगी, क्योंकि इसमें सैंपल साइज है 10 ml, यहाँ पे भी 10 ml है 4 पे 1 ml, यहाँ पे भी 3 पे 1 ml है, और 0.1 ml यहाँ पे भी 2 है, तो सेम है। तो इसमें जो है अपन पैथोजेंस की वैल्यू जो है वो सेम ही रखेंगे जो इसमें है इस वाले कॉलम में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पैथोजेंस की वैल्यू कितनी आएगी 16। आए बात समझ में। ठीक है, इस तरीके से आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। तो ये आपका एम्पियन टेस्ट हो गया, और ये आपका एक फॉर्मूला है, एम्पियन वैल्यू कैन आल्सो बी फाउंड यूजिंग थॉमस इक्वेशन। थॉमस इक्वेशन के द्वारा अपन एम्पियन वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन के पास एक फॉर्मूला है, इसमें दे रखा है नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब इंटू 100 अपॉन रूट ml ऑफ सैंपल एंड नेगेटिव ट्यूब सैंपल जो उसकी ml की वैल्यू, और इनटू ml ऑफ सैंपल एंड ऑल ट्यूब, मतलब सारे ट्यूब्स की जो वॉल्यूम है वो, और जो नेगेटिव ट्यूब्स का वॉल्यूम है वो अपन यहाँ पे कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, उसका रूट निकाल के नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स इंटू 100 में डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास एम्पियन नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है आपको। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है, वैसे इतने इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, फिर भी आप मतलब इसको ध्यान रखना, और हो सकता है कभी छोटा क्वेश्चन भी मिल सके आपको। ठीक है, IAS में इसके बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी एग्ज़ाम में इसके बेस पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें देखिए, इसमें सैंपल साइज दे रखा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स दे रखी है और नंबर ऑफ नेगेटिव ट्यूब्स। ठीक है, तो इसमें दे रखा है एम्पियन टेबल है, ठीक है, वो दे रखी है नीचे, ये वाली एम्पियन टेबल। अब इसमें एम्पियन टेबल देखेंगे तो इसमें देखो, इसमें अपने को 421 कहाँ मिल रहा है, ये रहा, ये वाले 421 कितने ml है, 10 ml, 1 ml और 0.1 ml, मतलब ये वाली जो है 421
ये वाला सेम मिल रहा है, तो इसके बेसिस पे अपन नेगेटिव नंबर ऑफ नेगेटिव ट्यूब्स भी आ जाएंगी। तो ये देखिए 4 to 1, यहाँ पे 4 to 1, ठीक है। तो इसकी जो एम्पियन टेस्ट की वैल्यू है वो 26 है, तो वो 26 ही रहेगी, क्योंकि इसमें सेम है साइज सैंपल 10 ml, 1 ml, 0.1 ml, यहाँ पे भी 10 ml, 1 ml, 0.1 ml, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसीलिए अपन 26 रखेंगे वैल्यू एम्पियन टेस्ट की। तो एम्पियन टेस्ट की वैल्यू क्या आएगी? 26। अब नंबर ऑफ टेस्ट पॉजिटिव ट्यूब कितनी है? तो वो कितनी है, जो ट्यूब है वो 4 to 1, यानी कि 4 में पैथोजेंस मिला है, 2 में पैथोजेंस मिला है और 1 में पैथोजेंस मिला है। तो इसलिए मैं इनको सबको ऐड कर दूंगा। 4, ये पॉजिटिव ट्यूब है, 4 to 1 ये पैथोजेंस पॉजिटिव ट्यूब है। अब जो नेगेटिव ट्यूब कौन सी होगी? जिनमें नहीं मिला है। 4 में मिला है तो 1 में नहीं मिला है पैथोजेंस, 2 में मिला है तो 3 में नहीं मिला है पैथोजेंस, 1 में मिला है बट 4 में नहीं मिला है, तो ये नेगेटिव ट्यूब्स हो जाएगी। अब है ना, तो नेगेटिव ट्यूब्स के नंबर कितने होंगे? 1, 3, 4, 4 और 4, 8 हो जाएंगे नेगेटिव ट्यूब्स। तो अब अपने को निकालना क्या है? ml ऑफ सैंपल इन नेगेटिव ट्यूब्स। नेगेटिव ट्यूब में सैंपल कितने हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले 1 into 10, लास्ट में देखिए 1 into 10, 3 into 1, ठीक है। जो मतलब नेगेटिव ट्यूब देखो मैंने ये बताया है 1, 3, 4, तो इनके क्या जो साथ में जो रेस्पेक्टिवली सैंपल साइज है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 में कितना है? 10 ml, 3 में कितना है? 1 ml, और 4 में कितना है? 0.1 ml, और 5 में कितना है? ये 0.01 ml। उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास 13.45 ml जो है नेगेटिव ट्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास, ठीक है। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे? इसी तरीके से वेट ऑफ सैंपल 1 ml ऑल ट्यूब। तो ऑल ट्यूब का वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो टोटल जो है वॉल्यूम वो अपन देख लेंगे, ठीक है ना। टोटल वॉल्यूम कितना है? 10 ml, 0.1 ml, 0.01 ml, 1 ml। टोटल 5 ट्यूब है अपने पास, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास टोटल ml आ जाएगा टोटल ट्यूब का, ठीक है ना। टोटल ट्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा 55.55। आई बात समझ में? और उसमें एम्पियन टेस्ट जो है वो अपन निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स इंटू 100, या क्या 7 इंटू 100 अपॉन रूट जो ml ऑफ सैंपल इन नेगेटिव ट्यूब, ये 13.45 इंटू टोटल ml ऑफ सैंपल इन ऑल ट्यूब्स 55.55, तो वैल्यू आ जाएगी 25.60, ठीक है। इस तरीके से अपन इसमें ये मेथड के अकॉर्डिंग भी, फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग भी अपन एम्पियन निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कैलिफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। कैलिफॉर्म इंडेक्स टेस्ट क्या होता है? इसमें देखते हैं इन रियल टर्म्स इट इज़ नॉट मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ कैलिफॉर्म ओनली यूज टू रिप्रेजेंट द कैलिफॉर्म इन वाटर। ये एक तरह से कोई मेथड नहीं है, कि एक तरह से एक वैल्यू है, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर कैलिफॉर्म इंडेक्स, कैलिफॉर्म इंडेक्स के टर्म में वैल्यू है विच कैन फर्दर बी कैलिब्रेटेड विथ दूज ऑफ पैथोजेंस प्रेजेंटेड इन वाटर, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग अपन पैथोजेंस को है कैलकुलेट करते हैं। कैलिफॉर्म इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट क्वालिटी ऑफ सैंपल। मतलब ये है कि अगर कोई भी स्मॉलेस्ट क्वालिटी ऑफ सैंपल होगा उसका रेसिप्रोकल ही क्या कहलाएगा? कैलिफॉर्म इंडेक्स। कैलिफॉर्म इंडेक्स क्या होता है? मतलब कोई भी सैंपल साइज होगी उसका रेसिप्रोकल विच शो द प्रेजेंस ऑफ क्वालिफॉर्म, ठीक है ना। ये शो करता है अपने को प्रेजेंस ऑफ कैलिफॉर्म। तो देखिए एम्पियन टेस्ट एंड कैलिफॉर्म इंडेक्स टेस्ट आर एब्सोल्यूट, मतलब ये मतलब ज़्यादातर टाइम टेकिंग है और ये सही नहीं है, ठीक है ना। अपन इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, अपन ओनली फॉर जो एम्पियन मेम्ब्रेन टेस्ट है उसका ही यूज़ करते हैं, कैलिफॉर्म मेम्ब्रेन टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में?
तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं जो वैल्यू होती है ml में, तो 0.1 ml, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो कोलिफॉर्म इंडेक्स हो जाएगी, ठीक है ना। और 10 ml है, इसका रेसिप्रोकल होगा वही क्या हो जाएगी, कैलिफॉर्म इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। वो पैथोजेंस की वैल्यू अपने को उसके अकॉर्डिंग अपन पैथोजेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मतलब कोई भी वॉल्यूम साइज होगी उसका रेसिप्रोकल, तो यही वैल्यू होगी कैलिफॉर्म इंडेक्स की, और कैलिफॉर्म इंडेक्स के बेसिस पे अपन नंबर ऑफ पैथोजेंस निकाल सकते हैं इन वाटर, ठीक है। तो ये कैलिफॉर्म इंडेक्स टेस्ट था, तो ये आपको मैंने समझा दिया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और जो क्वालिटी ऑफ वाटर पैरामीटर है वो यहाँ पे अपन ने डिस्कस कर लिया है, क्या फिजिकल कर ली है, केमिकल कर लिए और बायोलॉजिकल कर लिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे जो ये ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स टू ऑल।